कुंडलियां हमारे सामने हैं और हम बारी बारी से शुरू करेंगे। और आज हम अपने जवाब को प्रश्न तक ही सीमित रख के चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी उत्तर आ पाए और आप समझ भी पाए। डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1995। 28 जनवरी 1995। जनवरी 28 1995। 16 hours 27 minutes। 16 बज के 27 मिनट। 16:27। सतारा, महाराष्ट्र। सवाल है, शादी का 95 का जन्म है, 29 साल 30 साल के करीब आयु हो चुकी है, विवाह कब होगा? ऐसे सवालों के लिए, कब वाले सवालों के लिए सीधे दशा पे जाना चाहिए। भाव को प्रभावित करने वाले ग्रहों की दशा में काम होता है। दिमाग में हमेशा सिंपल वे रखिए, कभी भी कब होगा, कौन सी चीज कब होगी, वह किस भाव से जुड़ी है, उस भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा। ठीक। अब आ जाइए, इसमें विवाह कब होगा, चलते हैं। कहाँ चलना है? 7वें भाव पर। 7th हाउस ये है, 7वें का स्वामी गुरु है, 7वें में शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है। और 7वें भाव का स्वामी गुरु है, तो वह ग्रह जो गुरु के नक्षत्र में होगा वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुरु के नक्षत्र में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। तो हम क्या क्या देखेंगे, एक तो गुरु की अंतर्दशा, एक चंद्रमा का, दोनों का देखेंगे, फिर गोचर से मिला लेंगे। चंद्रमा की तो महादशा चली रही है, चंद्रमा सप्तम में है, और गुरु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी मई 2025 से। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा और सप्तमेश गुरु की अंतर्दशा मई 2025 से सितंबर 2026 तक चलेगी। इसी बीच में विवाह होगा, इसी बीच में इनका विवाह हो जाएगा। अब थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा है, मई 25 से सितंबर 26, 1 साल से ज्यादा का फ्रेम बन रहा है। तो अब इसमें भी अगर जाना चाहें और अधिक गहराई में, तो दो चीज हम कर सकते हैं। या तो हम प्रत्यंतर दशा में चले जाएं, या गोचर में, या दोनों जगह जा सकते हैं। दोनों में से आपको टाइम में अंतर आ जाएगा। गोचर में जाएंगे तो देखिए, गुरु मई से शुरू होगा, मई से, और मई में ही गुरु राशि बदल के कहाँ आ जाएगा, मिथुन में। मई लास्ट में आ जाएगा ना, अभी तो गुरु वृषभ में चल रहा है। तो गुरु जब मिथुन में रहेगा, तो जितने टाइम मिथुन में रहेगा वहां से अपने घर को देखेगा भी, तो टाइम फ्रेम छोटा भी हो गया। मई 2025 से नवंबर 2025 गुरु अतिचारी हो जाएगा ना, तो जल्दी मिथुन को पार कर जाएगा। अब इधर गुरु अतिचारी होने वाले हैं, याद रखिएगा, राशि को जल्दी जल्दी पार करेंगे। अब से लेकर के 2032 तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी मतलब जल्दी जल्दी 6 6 8 8 महीने में एक एक राशि को पूरा कर लेंगे। तो इनके विवाह का समय हो गया, दशा आपको मिल गई बड़े आराम से। महादशा अंतरदशा दोनों 7वें भाव से कनेक्टेड है। टाइम लंबा मिला तो उसमें गुरु का अंतर ले लिए, मई से नवंबर के बीच में गुरु की दृष्टि भी 7वें भाव पर रहेगी। अच्छा, अगर हम अंतरदशा लेते, प्रत्यंतर लेते, तो किसका लेते? विवाह का सुख कौन देता है? शुक्र। तो शुक्र का प्रत्यंतर भी ले सकते हैं। तो यानी एक समय हुआ मई से सितंबर का, दूसरा समय हो जाएगा जब चंद्रमा में गुरु में शुक्र का प्रत्यंतर रहेगा। उसको भी देख लेते हैं। ये प्रत्यंतर दिसंबर 25 से मार्च 26 के बीच का है। कुल मिलाकर के 2025 में विवाह हो जाएगा इनका। हमको लग रहा है कि शुरू में तय होगा गुरु की दृष्टि में, जब गुरु मिथुन में रहेगा दृष्टि डालेगा, तो मई से सितंबर के बीच में विवाह फाइनल हो जाएगा। और ये जब गुरु चंद्रमा में गुरु में शुक्र आएगा तो ये ससुराल होंगे, यानी विवाह हो चुका होगा, सुख मिल जाएगा विवाह का। इसमें कोई कठिन सवाल नहीं है। दिक्कत तब होता है इन सारी चीजों में जब ज्यादा पॉइंट्स ना मैच हो।
यहाँ पर तो महादशा भी सातवें भाव से कनेक्टेड है। अंतरदशा जो आने वाली है गुरु की, वो भी सातवें भाव से कनेक्टेड है। गोचर भी कनेक्ट हो रहा, तीन तीन चीजें मिल गई हैं, एकदम श्योर है विवाह हो जाएगा। ठीक है। देरी होने का कारण क्या हो सकता, देरी तो वैसे बहुत नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी हुई है। 95 का जन्म है, सप्तमेश छठे भाव में बैठा है, ये थोड़ा सा देरी का कारण बनाता है। शुक्र भी, जो प्रेम और विवाह का सुख देता, वो भी छठे में है, तो ये दोनों मिलके थोड़ा सा विलंब भी किए हैं। मांगलिक वगैरह नहीं है। नौमांस अगर देख लेंगे, लगन और चतुर्थ भाव अच्छा होगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। नौमांस का लगन देख लीजिए। अभी एक उदाहरण आएगा, इसी में एक कुंडली लिए हैं, अभी वहां पर एक बहुत सही ट्रिक आपको देंगे। नौमांस के लगन में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, अच्छी बात है। लग्नेश गुरु भी लगन को देख रहा है, अच्छी बात है। चौथे भाव पे क्रूर ग्रह का इम्पैक्ट नहीं है, चौथा भाव अच्छा है तो ठीक है। वैवाहिक जीवन में मन लगना, ये नौमांस का चतुर्थ भाव बताता है, क्योंकि चौथा भाव हृदय का होता है, मन का होता है, प्रेम का। और नौमांस विवाह का, तो विवाह का प्रेम, विवाह के प्रति हृदय मन भावना, ये चतुर्थ भाव ही बताता है। नीच का ग्रह यहाँ पर हो, दो दो क्रूर ग्रह या पीड़ित हो जाएगा तो वो चीज बिगड़ जाती है। दूसरी कुंडली पर चलेंगे। इनका सवाल है वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अभी बालक हैं ये, कोई वीडियो इन्होंने देखा था, वहां से इनके मन में डाउट आया था। डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 27, जनवरी 27, यानी 27 जनवरी 2004। 27 जनवरी 2004, मॉर्निंग 6 AM दरभंगा बिहार। मॉर्निंग 6 AM दरभंगा बिहार। इनका जो प्रश्न था कि अष्टक वर्ग में हमारे सातवें भाव में कम पॉइंट आए हैं, तो क्या मेरा वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। हितेश जी मोबाइल की लाइट जला के देख रहे हैं, ऐसी डीपी लगाए हैं। इन्होंने वीडियो देखा, अष्टक वर्ग में सातवें भाव में कम पॉइंट से थे। एवरेज कितना होता है, 28 होता है, तो कम पॉइंट्स थे, तो इनको मन में डाउट आया कि वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। इसलिए इनका सवाल वैवाहिक जीवन को लेकर के है, हालांकि अभी विवाह से दूर है ये। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कारण। पहले इनका अष्टक वर्ग ही निकाल लेते हैं, सर्वाष्टक वर्ग, समुदाय अष्टक वर्ग। ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। इनके सप्तम भाव में 23 पॉइंट मिले हुए हैं, कम तो है, 28 से कम है, और अन्य जगह है पॉइंट अच्छे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट देख करके जजमेंट कभी नहीं होता। अष्टक वर्ग कैसे काम करेगा, समझ लीजिए। अगर लगन कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब नजर आ रहा है और यहां भी खराब मिल गया, तब खराब रहेगा। लगन में अच्छा नजर आ रहा है और यहां पर खराब है, तो कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ जो लगन में नजर आ रहा है उस दिशा में अगर मिलेगा तो बल प्रदान करेगा, लगन के फल के अपोजिट नहीं जाएगा। लगन में ठीक है, तो यहाँ के कम पॉइंट्स का मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है। लगन से टैली करेंगे, लगन में ज्यादा पॉइंट, यहाँ कम पॉइंट्स, तो दोनों के नेचर में डिफरेंसेस थोड़ा ज्यादा रहेंगे। ये लड़का खुद है, लगन है ये, लगन में 33 और 7 में 23, 10 पॉइंट का अंतर है। तो बहुत सारी चीजों में, मैटर में, दोनों के विचार में काफी अंतर रहेगा। यही होगा। फिलहाल अब हम लगन कुंडली में देखेंगे, अगर वहां वैवाहिक जीवन खराब आएगा और यहाँ भी कम पॉइंट है, तब ज्यादा असर होगा, तब वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। लगन कुंडली पे आ जाते हैं। इसी कुंडली में ट्रिक आपको अभी मिलने वाली है। मकर लगन की कुंडली है, मीन राशि है, वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, 20 साल इनकी उम्र हुई है अभी। अब चौथे भाव का जो, सातवें भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो ठीक स्थिति में है, गड़बड़ नहीं है, अपने भाव से नवम में मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ है। इसको गड़बड़ नहीं कह सकते, सूर्य के सम्मुख है, शुक्ल पक्ष का है, सप्तमेश ठीक है।
सप्तमेश ठीक है, सातवां भाव पाप कर्तरी में भी नहीं है, एक तरफ शनि है तो एक तरफ गुरु है, कोई कर्तरी नहीं बना। मांगलिक है, मंगल के साथ राहु है, मंगल की यहाँ पर नीच की दृष्टि है। अब जो सवाल आएगा आपके मन में, दो विचारधाराएं उत्पन्न होंगी कि मंगल की दृष्टि है, कुंडली मांगलिक है, अब इसको कैसे प्रिडिक्ट करें कि ये वैवाहिक जीवन खराब करेगा कि नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर मंगल है ये मांगलिक, जिससे विवाह हुआ वो मांगलिक हो गई या मंगल की काट मिल गई कुंडली में, तो वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, नान ये तो इतना तो पता चल गया ना कि नान मांगलिक से विवाह हो जाएगा तो खराब रहेगा, डेफिनेटली खराब रहेगा। मंगल के साथ राहु है और मंगल की यहाँ पर अपनी नीच राशि पर दृष्टि है, ये पता चल गया कि नॉन मांगलिक से विवाह होने पर खराब होगा। लेकिन क्या कुंडली बता सकती है कि जिससे विवाह होगा उसकी कुंडली में इस मंगल की काट रहेगी कि नहीं रहेगी? बता सकता है कि नहीं? ये आता है ना डाउट, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चल के नोट करके लिख लीजिएगा। जब भी ऐसा डाउट आए जिसका विवाह नहीं हुआ है और आपको लगे कि अगर मांगलिक से विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, तो यह जानने के लिए कि क्या मांगलिक के काट वाले से विवाह होगा कि नहीं, नौमांस पे आ जाइए, कम टू दी D9, और नौमांस का लग्न और चतुर्थ देख लीजिएगा। अगर वह पीड़ित हुआ लग्न और चतुर्थ, तो समझ लीजिएगा मांगलिक का असर दिखेगा, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। ये नौमांस आपके सम्मुख है। लगन तो ठीक है, लगन में कोई क्रूर ग्रह नीच ग्रह नहीं है, लग्नेश शनि भी स्वाग्रही है, अच्छा है। क्रूर ग्रह भी अगर स्वराशि का हो तो गड़बड़ नहीं होता है, क्रूर ग्रह भी स्वराशि का होता है तो गड़बड़ नहीं है। मुख्य रूप से गड़बड़ मानेंगे नीच का ग्रह हो जाए, शत्रु राशि का हो जाए, एक से अधिक क्रूर ग्रह आ जाए तब। तो लगन तो ठीक है, लग्नेश स्वाग्रही है, चौथे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तीन तीन क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मैरिड लाइफ टूटने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ भी जो मंगल है वो स्वाग्रही है, लग्न भी बलवान है, लग्नेश स्वाग्रही है। रहेंगे डिस्प्यूट्स, रहेंगे इनके विवाद रहेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ टूटने का योग नहीं रहेगा, चलेगी मैरिड लाइफ। कुछ ऐसी कुंडली मिल जाएगी लड़की की जहां से लगन कुंडली के मंगल दोष मिनिमाइज हो गया हो। तो वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर बुरा प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी ठीक स्थिति में है, शुक्ल पक्ष का है, शुक्र भी कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं है, द्वितीय भाव में बैठा है, मित्र राशि में है, गुरु की दृष्टि में है। सिर्फ मांगलिक का इशू है, मंगल नीच की दृष्टि, तो उतना असर नौमांस से दिख रहा है कि दोनों का वैवाहिक जीवन चलेगा। चौथा भाव अच्छा होता है तो मन बहुत मिलता है। तो तीन क्रूर ग्रह बैठे हैं, बावजूद उसके वहां पर मंगल और शुक्र की युति भी है, तो चलेगा, बना रहेगा आकर्षण पत्नी के प्रति। अगली कुंडली पर चलेंगे। अब आपके लिए है ये, इसमें नोट करिए पहले बर्थ डिटेल, फिर सवाल। थोड़ा आप इसमें अपना ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, फिर मैं बताऊंगा। 26 अगस्त 2000, अगस्त 26, यानी 26 अगस्त, ईयर 2000, सन 2000, 10/29, 10/29, 10/29। कुछ लोगों को हिंदी में से बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है जो बाहर के हैं, तो इसलिए इंग्लिश में जो हमको आता है थोड़ा बहुत बोल देते हैं। 10/29, सवाई माधोपुर राजस्थान, SAWAI, माधोपुर राजस्थान। जॉब कब तक मिल जाएगी और विवाह कब तक होगा, यही सवाल है। नौकरी और विवाह के लिए इनका सवाल है, टाइमिंग से जुड़ा हुआ है, दशा पे हमें जाना पड़ेगा। तो पहले आप इसमें विवाह का ही चलिए देखिए, इधर मैं D9 भी खोल दे रहा हूं।
D9 हो गया लगन और दशा। पहले विवाह का एक व्यू बनाइए कब तक हो सकता है। विवाह भाव का स्वामी मंगल है। अच्छा, ये स्त्री की कुंडली भी है। स्त्री की कुंडली है। विवाह भाव का स्वामी मंगल, हम किन किन ग्रहों को लेंगे पहले उनको नोट कर लेते हैं। स्वामी मंगल है तो मंगल का देखेंगे, मंगल की दशा वशा। स्त्रियों की शादी में गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, प्रतिकारक होता है। सातवें भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती तो उसे भी लिख लेते, या कोई शुभ ग्रह बैठा होता या स्वाग्रही ग्रह तो उसे लिख लेते। मंगल स्वामी है सातवें का, तो अगर कोई ग्रह मंगल के नक्षत्र में है तो हम उसे ले लेंगे। कोई ग्रह अगर मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अगला क्या होता है, नवमांश का लग्न लॉर्ड। नवमांश के लगन में बैठा हुआ शुभ ग्रह या लगन का स्वामी। तो नवमांश के लगन का स्वामी भी कौन है, गुरु है। अब इसमें से हम देखेंगे मंगल की अंतर्दशा गुरु की शुक्र भी चलता ही है, नैसर्गिक रूप से गुरु शुक्र कारक होते हैं। शुक्र भी मदद ही करता है, तो शनि में गुरु की अंतर्दशा आएगी 2027 से 29 में। अभी इनका जो बर्थ डिटेल है 2000 का है, तो लगभग 24 साल के हैं, 24 साल की ये है। और 27 में आएगा तो 3 साल आगे और मान लेते हैं, तो जब शनि में गुरु की अंतर्दशा आएगी। अब इसमें आसान है, गुरु दो जगह से, एक तो पति का कारक है ही, और D9 का लग्नेश भी है, दो जगह से सपोर्ट कर रहा है। अब अंतर दशा जब लेनी होगी तो सप्तमेश मंगल छूट रहा है, मंगल को ले लीजिए प्रत्यंतर दशा में। प्रत्यंतर दशा में मंगल को लीजिए, क्योंकि सप्तमेश भी तो कहीं ना कहीं काम करेगा। कौन सा था, शनि में गुरु में मंगल। शनि में गुरु में मंगल में विवाह होगा मार्च 2029 से मई 2029 के बीच में विवाह का योग बनेगा। क्योंकि उस समय गुरु की महादशा से मतलब नहीं है, महादशा तो 20 साल की आ जाएगी, 12 साल की। छोटी घटनाएं जो साल 2 साल के भीतर होती हैं सब ये अंतरदशा से ही देखेंगे, गुरु की अंतरदशा। क्योंकि गुरु स्त्री की कुंडली में कारक भी होता है। दूसरा, गुरु D9 का लग्नेश है। अगला, मंगल की अंतर्दशा इसलिए ली गई क्योंकि मंगल सप्तमेश है। अब आप चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, मंगल की अंतर्दशा लिया गया, इसके बजाय आप 2027 से 29 के बीच में गुरु का गोचर देख लीजिए। गोचर से गुरु जब यहाँ पर दृष्टि डालेगा वह समय भी हो सकता है, तो 7वें पे दृष्टि डाले गुरु। तो खोल लेते हैं मोबाइल में, 27 से 29 के बीच में यही कब दृष्टि डालेगा, जब सिंह राशि में अगर उस टाइम फ्रेम में पहुंचेगा तो 7वीं दृष्टि पहुंचेगी। 2027 से 29, 28 का निकालिए, 2028 की कुंडली खोलिए।
2028 में गुरु कन्या राशि पे जा रहा है। योग बन रहा है मार्च 27 में ही। तो 27 की ले लेते हैं। 27 में गुरु महाराज रहेंगे सिंह राशि पर, 29 अंश के। यानी जब ये दशा लगेगी, ध्यान दीजिएगा, गुरु में जब शनि में गुरु जब आएगा मार्च में 2027 में, उसी समय गुरु सिंह राशि पर भी रहेगा। दशा और अंतरदशा शुरू होते ही दृष्टि डालेगा, तो 2027 के शुरुआत में ही यह विवाह हो जाएगा, या फिर वही अंतर वाला जाएगा जब मंगल का प्रत्यंतर आ जाएगा। मंगल का प्रत्यंतर, शनि गुरु मंगल, यानी 2027 के या तो शुरुआत में या 29 के शुरुआत में। 27 में ही हो जाएगा, जो पहले पड़ता है ज्यादा पॉसिबिलिटीज उसी में होती है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, शुक्र 12 में है, नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। तो ये सब अपनी तरफ से बता ही देना है कि लग्नेश होकर के नीच का 12 में बैठा है, तो ये चूंकि लग्न पीड़ित होता है तो कुंडली का हर भाव पीड़ित हो जाता है भाई। लग्न और लग्नेश ही तो रिसीव करने वाला है, रिसीवर यहाँ पर वीक है। डोनर कितना भी बलवान हो देने वाला, लेकिन रिसीवर कमजोर है। तो शुक्र के लिए इनको कुछ पूजा पाठ या स्टोन तो नहीं देना, ठीक है, 12वें में है, लेकिन रुद्राक्ष वगैरह दिया जा सकता है, शुक्र के मंत्र वगैरह कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जॉब पे। नौकरी कब मिलेगी? नौकरी इनको कब मिलेगी? चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, मंगल और राहु बैठे हुए हैं 10वें भाव में। अगर ग्रह होते हैं तो नौकरी व्यक्ति को मिल जाती है, व्यक्ति प्रयास करेगा तो जॉब मिल जाएगी। अब इन्होंने जॉब का पूछा है कब मिल जाएगी, तो जॉब का जब भी या विवाह का ही जब भी आंसर देंगे तो एज हमेशा टैली करना है। भाई कोई हो सकता है कि 15 साल की आयु के बच्चे के लिए या पूछा जा रहा हो, या वो खुद ही पूछ रहा हो नौकरी के लिए, तो 15 साल में नौकरी नहीं मिलेगी ना, या विवाह के लिए पूछ रहा, तो जो सवाल है उस सवाल से एज भी टैली होनी चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं, D10 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इनका नौमांस देखेंगे तो नौमांस का लग्न लॉर्ड जुपिटर है, ठीक है। और चौथे में शनि गुरु के घर में बैठा है, गुरु के घर का शनि बुरा फल नहीं करता है। D10 पे आ जाइए नौकरी के लिए। नौकरी किस दशा में मिलेगी? जरा आप लोग उन ग्रहों को नोट करिए, सॉर्ट आउट करिए, किन किन ग्रहों को लेंगे नौकरी के लिए। दसम का स्वामी कौन है? चंद्रमा को ले लेंगे। दसम में बैठा कौन कौन है? राहु है, मंगल है। क्रूर ग्रह भी दशम में नौकरी के लिए तो फल देंगे ही। भाई अगर गड़बड़ है तो बहुत अच्छी नौकरी नहीं देंगे, लेकिन कर्म भाव में ग्रह है तो कर्म भाव को एक्टिव करेगा। और चंद्रमा दसम का स्वामी है, तो दसम भाव के नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है। और गुरु इस कुंडली में छठे भाव का भी स्वामी है, जो नौकरी का भाव। तो गुरु की ही अंतरदशा में जॉब भी इनको मिल जाएगी। शनि में गुरु शुरू होगा मार्च 27 से, उस समय ये जॉब में भी रहेंगी और नौकरी भी करेंगी। जॉब कब मिल जाएगी? अब जब शनि में गुरु को हमने लिया, गुरु कहाँ है? चंद्रमा के नक्षत्र में। जो ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उसके भाव का फल दे देता है। चंद्रमा जहां बैठा होगा उस भाव का भी फल गुरु देगा, यानी भाग्य की भी वृद्धि करेगा, और चंद्रमा के घर का भी फल देगा। और प्रत्यंतर में क्या ले लेंगे? चंद्रमा को, दसम भाव के स्वामी को ले लेंगे। यानी शनि में गुरु में चंद्रमा का अंतर, मंगल का अंतर, ये दोनों नौकरी दिला देगी। राहु का भी अंतर जो पहले पड़ जाएगा उसी में मिल जाएगा। सूर्य भी अच्छा है, यहाँ पर सूर्य ठीक है, स्वाग्रही है, बुध भी बैठा है, तो लाभ भाव में ग्रह का होना भी ये संकेत दे रहा है कि ये आमदनी अपनी तरफ से करेंगे, नौकरी में जाएंगे, मिल जाएगी नौकरी इनको। यहाँ पर सवाल प्राइवेट नौकरी से जुड़ा हुआ था। अगली कुंडली को देख लीजिए, बहुत मजेदार सवाल है। डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1996।
1 मई 1996। 1 मई 1996, 9:30 AM मुंबई। बहुत मजेदार सवाल है इनका कि जुआ खेलने के लिए कौन कौन से दिन शुभ है। 1 मई 1996, 9:30 AM मुंबई। जुआ खेलने के लिए कौन कौन से दिन शुभ है ये आपको बताना है। आप कुंडली पे एक नजर डाल लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। एक सवाल और था, अभी किसी ने दोपहर को भेजा था, उसको भी लेते हैं इसके बाद। ये सवाल अच्छा माना जाएगा, खराब सवाल नहीं है। भाई वो जीतेगा कि हारेगा उससे नहीं आपको मतलब है। उसके लिए दिन कौन से अच्छे हैं ये आपको पिकअप करके बता देना। अच्छे दिन की खोज करनी है भारती जी। राजू जी क्या हाल चाल है? अभी भी एसी चला के बैठी हैं? चलिए इस चीज को नोट करिएगा। फार्मूला भी मिल जाएगा यहीं, बस मैं 1 मिनट नजर डाल रहा हूँ कि कौन कौन से लोग हैं, देख रहे हैं। ये मत सोचा करिए, हम सबको नजर में रखते हैं। कितने लोग क्लास में आते हैं नहीं आते हैं, किसी का नाम लिया गया नहीं लिया गया उससे फर्क नहीं पड़ता। हम डेली एक बार दो बार देखते हैं कौन कौन है नहीं है। उससे थोड़ा आइडिया मिलता है ना कि कितने लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। आजकल तिवारी जी अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, कभी ऑन नहीं करते। चलिए हम बताते हैं अब। शुभ दिन, इसमें कई बातें आप देख सकते हैं। पहली चीज तो आप उन ग्रहों को ले सकते हैं जो कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, बली हो, अच्छे भाव में हो, अच्छे भाव के स्वामी हो। लगन इनका मिथुन है, बुध 12वें भाव में गया है, भाव नहीं ठीक है, व्यय भाव में गया है, खर्च वाले में, तो बुधवार दिन नहीं बताएंगे, भले कारक है। इससे क्या मतलब, 12वें में चला गया ना, इस दिन खेलेंगे तब तो जाएगा ही। यहाँ से दिन ठीक नहीं मिल रहा है। शुक्र भी 12 में गया है, स्वराशि का है, लेकिन ठीक नहीं है। 12वें भाव, जुआ खेलना है, व्यय करना नहीं है, लाना है, तो बुध शुक्र का दिन काट देंगे, नहीं लेंगे। दूसरा, इस कुंडली को देखने में सबसे पहले हमको आइडिया मिला ना कि ये जो चंद्रमा के साथ राहु है ना, ये जीत उत तो कुछ बहुत पाएंगे नहीं। जहां लाभ की बात आएगी उस समय इनका दिमाग भ्रमित हो जाएगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण यहाँ पर है, चंद्रमा ढंग से पीड़ित है, शनि भी देख रहा है। और चंद्रमा 17 अंश का है, और राहु महाराज 23 अंश के हैं। यानी राहु चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रमा 17 से 18, 19, 20 जा रहा है, राहु 23, 22 दोनों एक तरफ आ रहे हैं। तो यानी इससे ये आइडिया मुझे लग रहा है कि ये जुआ खेलने से मानेंगे नहीं, ये खेलेंगे। चंद्रमा स्वस्थ नहीं है तो चंद्रमा जब भी राहु केतु के साथ होगा तो मन जिस चीज में उलझता है तो फिर उलझा रहता है, एडिक्शन पैदा करता है।
तो ये बताना, जानना नहीं है, इनका सवाल है कौन सा दिन शुभ है, तो उसी पे आपको फोकस करना है भाग्यश्री जी। नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और जाइए, बिल्कुल नहीं। हम ना किसी को कुछ काम करने से रोकेंगे, ना अतिरिक्त परामर्श देंगे। जो सवाल है इनके लिए अच्छे दिन बता दिया जाएगा। हाँ, ये भी बताया जाएगा कि चंद्रमा पीड़ित था, तो सावधान रहिएगा इन वक्त पर। आपके मस्तिष्क में जब, जैसे मान लीजिए ये खेले, जीत लिए 100 रुपया, तुरंत चंद्रमा भ्रमित करेगा इनको। आज तो दिन अच्छा है, 100 जीत लिए हैं, चलो 200, 100 का 200 करने के चक्कर में जो 100 मिला है वो भी चला जाएगा। ज्यादातर ऐसे होगा। पहली चीज तो लॉस करेंगे, जब 1000 गंवा दिए तो 100 पा गए जब, तो वहीं फिर ये उस 100 को भी छीनने की योजना बनाएगा। तो इस ग्रहण वगैरह का उपाय और शांति दे दिया जाएगा। दूसरा, इस कुंडली में देखिए सूर्य और मंगल मुझे अच्छे दिख रहे हैं। एक तो लाभ भाव में है, दोनों वेल प्लेस्ड है, पीड़ित नहीं है। सूर्य यहाँ पर थर्ड हाउस का स्वामी है, और मंगल भी भले छठे का स्वामी है, लाभ का भी है, तो ये दोनों दिन अच्छे हैं। कुंडली में जो ग्रह अच्छे होंगे उनका दिन भी अच्छा जाएगा। पूरा दिन उस ग्रह का एक प्रकार का होरा जैसा होता, हालांकि होरा एक दिन में सभी ग्रहों की होती, लेकिन वो पूरा दिन तो एक बड़ी होरा है ही उस ग्रह के लिए। सूर्य और मंगल इनके लिए ठीक रहेगा, मंगलवार का दिन। गुरु के लिए अगर हम बात करें तो गुरुवार भी इनके लिए ठीक ही है। मारक से मतलब नहीं होता है यहाँ पे, मारक शारीरिक कष्ट परेशानी देता है, सप्तम में बैठा हुआ है, लेकिन गुरु भी उतना आइडियल पोजीशन में नहीं है जितना कि ये दोनों है, क्योंकि ये दोनों लाभ भाव से जुड़े हुए हैं। तो ये तो दिन वाली बात हो गई। अब विशेष चीज पे ले चलते हैं आप। किसी व्यक्ति का, पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी व्यक्ति के लिए दिन कौन सा अच्छा है। उसके लिए कुंडली में वह ग्रह जो अच्छे भाव में, अच्छी राशि में होगा, अर्थात पीड़ित नहीं होगा, 6 8 12 में नहीं होगा, उस ग्रह का वार ज्यादा ठीक है। धन और लाभ की अगर बात है, तो धन और लाभ भाव में बैठा ग्रह, उसके भाव के स्वामी अगर ठीक है तो वो सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर इसको हम और अधिक पर्सनलाइज्ड करें, तो एक फार्मूला आपको दे रहा हूं। जुआ जो है ये डेली रूटीन की घटनाओं में आएगा। खेलेंगे फिर मतलब बार बार होने वाली घटनाएं जो होती हैं, वो डेली रूटीन टाइप की होती हैं। उन घटनाओं को चंद्रमा से देखा जाता है। आप ऑफिस रोज जाते हैं, रोज कभी कुछ अच्छा माहौल, कभी कुछ बुरा, जाएंगे रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा कभी मीडियम। ये भी डेली रूटीन में है। आप रोज क्लास जो ये ले रहे हैं जब तक कोर्स चल, ये भी डेली रूटीन का है। भले 10 दिन बंद रहे उससे नहीं मतलब, लेकिन वो रूटीन बना ना कि हाँ क्लास चलेगी, पढ़ना है। ये सारी घटनाएं चंद्रमा में आती हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए कौन कौन से दिन अच्छे होने वाले हैं, पहले तो कुंडली से इन दिनों को निकाल लीजिए, ठीक, जो अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर हम 3 डेट ले रहे हैं। शनिवार को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि डिटैचमेंट का ग्रह केतु बैठा है। केतु तो डिटैच है ना, पैसा देगा नहीं, पैसा तो डिटैच ही करेगा, अलग करेगा। तो इसलिए शनि को नहीं ले रहे हैं। दिन आप लोग नोट कर लीजिए इनका। सो रविवार मंगलवार गुरुवार का दिन हम लोग लेंगे। अब दूसरी विधि, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। दूसरी विधि यह है कि आपको जाना है चंद्रमा के भिन्नाष्टक में। दिन कौन कौन सा अच्छा होगा, इसके लिए चंद्रमा अष्टक वर्ग में जाते हैं। अष्टक वर्ग में हम जाएंगे चंद्रमा के भिन्नाष्टक में। कहाँ चला गया भिन्नाष्टक? भिन्नाष्टक सारणी में चले जाएंगे, यानी प्रस्तर अष्टक वर्ग में। और चंद्रमा वाला देखना है, छोटा पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे निकालते हैं।
ये प्रस्तर अष्टक वर्ग है। चंद्रमा का चाहिए, क्लिक करके चंद्रमा का ले लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कौन सा दिन अच्छा होगा इसके लिए। इधर जो ऊपर लिखा है इसको देखिएगा, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ये राशि है। यहाँ लिखा है ना चंद्र राशि, कि चंद्रमा किन किन राशियों पर है, और इधर लिखा है ग्रह। ये राशि है और ये ग्रह है, ग्रहों ने हर राशि में पॉइंट दिया है, ऐसे हर ग्रह को मिलता है। देखना क्या है, कौन सा दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा हर 2.25 दिन पे बदलेगा, तो यहां से उन राशियों को पिक करिए जिनमें इनको चंद्रमा को अधिक पॉइंट मिले हैं। ये जो लिखा हुआ है ये कन्या राशि है, ये देखिए चंद्र राशि। जिस दिन चंद्रमा कन्या राशि पर होता है उस दिन इनकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा को टोटल 6 पॉइंट मिले हैं। शनि ने नहीं दिया है, लगन ने नहीं दिया है, से सभी ने एक एक पॉइंट दिया है। 8 होता है, 2 ने नहीं दिया, और 6 ने दिया 6 पॉइंट। यानी जिस दिन चंद्रमा कन्या राशि पर गोचर करे वह दिन इनके लिए अच्छा है। अब ये टेक्निकल बात हो गई भैया, ये उनको समझ में, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि पे कब गोचर करेगा ये कोई फिक्स थोड़े है। ये तो वो देख पाएगा जिसको थोड़ा ज्योतिष का नॉलेज है। वो खोलेगा मोबाइल में, देखेगा आज चंद्रमा किस राशि पर है, सिंह पर है, तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि अभी सिंह पर है तो यानी अगला कन्या पर जाएगा। चंद्रमा 15 अंश का है तो 12 14 घंटे बाद में वो पहुंच जाएगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट हो गया। ये चीज वहां बताना मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा जब जब कन्या पे रहेगा तब तब वह दिन इनके लिए बेहतर रहेगा, और कब कब कन्या पे रहेगा ये फिक्स है नहीं। उसके लिए तो रेगुलर देखना पड़ेगा गोचर। दूसरा, वृश्चिक राशि में देखिए 6 अंक मिला है। 4 एवरेज होता है, एवरेज वाला पॉइंट 4 होता है। 4 में ना अच्छा ना बुरा, 4 से कम हुआ तो खराब होता जाएगा धीरे धीरे। 4 से जैसे जैसे ऊपर जाएगा उतना अच्छा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा, जहां पर सबसे अधिक मिला है, कन्या राशि में 6 पॉइंट, वृश्चिक राशि में 6 पॉइंट, कुंभ में, मीन में, ये कुंभ है ये मीन है, यहाँ योग लिखा है ना टोटल पॉइंट का योग। कुंभ और मीन में 5 5, यानी ये भी ठीक है। कर्क और सिंह भी है। इन राशियों में जब जब चंद्रमा गोचर करेगा तब तब इनके लिए दिन अच्छा रहेगा। एनी डाउट? नई बात समझ में आई? और विस्तार करें? और विस्तार करने के लिए हटाना पड़ेगा, यही सिर्फ खोलना पड़ेगा। तो चलिए खोल देते हैं, इसमें जो कुंडली हो गई है इसमें समझा देते हैं, क्योंकि ये कुंडली पे हम लोग बात कर चुके हैं। इसको कर देते हैं रिक्त। रिक्त। चंद्रमा का अष्टक वर्ग सॉफ्टवेयर में ढूंढ लेना है। यही लिखा होगा नीचे प्रस्तर अष्टक वर्ग सारणी, उसी को क्लिक कर लेंगे। अब दिख रहा होगा ज्यादा बड़ा। मान लीजिए इन्होंने यही सवाल पूछा था, तो अष्टक वर्ग से कैसे पता चलेगा। तो चंद्रमा का प्रस्तर अष्टक वर्ग खोलेंगे। ये जैसे सूर्य के लिए है, चंद्र सब ग्रहों के लिए है। किस किस राशि पर इनको सूर्य अच्छा फल देगा ये भी लिखा है, गोचर में कब सूर्य किस राशि में रहे तो इनके लिए अच्छा है।
तो ऐसे जब मंथली घटना को देखना होगा तो सूर्य से देखेंगे, महीने भर का आकलन जब करना होगा तो सूर्य से, और हर दो दो दिन का यानी डेली रूटीन वाली चीजों का करना होगा तब क्या करेंगे, देखेंगे चंद्रमा से। जब ईयरली देखना होगा तो बृहस्पति से, और ईयरली से ऊपर का देखना है 2 साल के आसपास का तो शनि से और राहु केतु से। तो यहां पर हम चंद्रमा को ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर में यही सूर्य लिखा होगा, जब यही डबल क्लिक कर, जब यही क्लिक करेंगे सूर्य जहां लिखा है, क्लिक हो जा, देखिए यहाँ प्रस्तर अष्टक वर्ग जहां लिखा है, जब यही क्लिक करेंगे तो इधर ग्रह निकल के आ जाएंगे, जिस ग्रह का लेना है उस पर क्लिक कर दीजिए, चंद्रमा का आ गया। चंद्रमा का गोचर यहाँ राशि है, और यहाँ पर मिथुन राशि में शनि ने जीरो दिया, गुरु ने जीरो दिया, मंगल भी चंद्रमा को मिथुन राशि पे जीरो दे रहा है। जिन्होंने एक एक दिया है वो चंद्रमा की मिथुन राशि पर गोचर की पोजीशन से खुश हैं, और जिन्होंने जीरो दिया है वो खुश नहीं है। जैसे मान लीजिए श्री देव जी एक ग्रह है, एक ग्रह हम हैं, एक ग्रह आप लोग, 9 लोग हो गए, और मैं मिथुन राशि पे गोचर कर रहा हूं आज की तारीख में। तो मेरे मिथुन राशि पर गोचर करने से श्री देव जी कंफर्ट जोन में होंगे तो मुझे पॉइंट देंगे, बहुत अच्छा, ठीक है यहाँ चलो, यहाँ चलने से गोचर से मुझे दिक्कत नहीं है। महेश जी खुश हैं तो मुझे पॉइंट देंगे, वही 1 पॉइंट। इकबाल जी खुश नहीं है, वो जीरो देंगे। चंचल जैन जी खुश हैं, 1 पॉइंट। ओजस्वी जी खुश नहीं है, 0 पॉइंट। तो ग्रह के गोचर से पॉइंट मिलता है, तो जो जीरो लिखा है इसका मतलब जब उस राशि पर वह ग्रह जाता है तो जिसने जीरो दिया है वो कंफर्ट में नहीं है उससे। तो आ जाते हैं यहां पर, देखिए क्या हो जाएगा। 4 मिला है, एवरेज है, बॉर्डर लाइन पे है, नहीं ठीक है। कर्क राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो 3 है, नहीं ठीक है। सिंह राशि में मिल गया है 5, ये ठीक है। अगर 6 7 मिले, 8 मिले तो और भी अच्छा। यहां जरा देखिएगा चंद्र राशि और मीन को लीजिए। मीन पे तो सभी ग्रहों ने दे दिया है 8 के 8, लगन ने भी दे दिया है, लगन को मिला के 8 होता है, राहु केतु नहीं होते इसमें। यानी जब चंद्रमा मीन राशि पे गोचर करेगा तो वह इनके लिए एकदम अच्छा रहेगा, सबसे ज्यादा मिल गया, सभी ग्रहों ने दे दिया, सब प्रसन्न है। यहाँ तो मोगेम्बो खुश हो गया है जब मीन राशि पे चंद्रमा का गोचर रहेगा। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं जो कुंडली हम लोग देख रहे थे ये। अब इस कुंडली में क्या है, जुआ खेलने के लिए चंद्रमा का गोचर नोट कर लीजिए, तो ऐसे लिखिए, अभी तब दोनों को टैली जब कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। कन्या राशि पे जब इनका चंद्रमा गोचर करेगा तब इनका दिन अच्छा रहेगा, कन्या वृश्चिक, ये सुपर सेट में है, अच्छे हैं, बेटर है या बेस्ट कह लीजिए इनके हिसाब से। और ये जो 5 मिला है, कुंभ पे, मीन पे, कर्क और सिंह पे, ये बेस्ट नहीं बेटर है। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों फार्मूला को। कैसे? दिन निकल के आया था रविवार, मंगलवार, गुरुवार। जब चंद्रमा कन्या पे गोचर करे, वृश्चिक पे गोचर करे, और वह दिन रविवार, मंगलवार या गुरुवार पड़ जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन। नहीं पड़ रहा है तो भी इस राशि पर गोचर के दौरान अच्छा मिलेगा, और बाई चांस दोनों मैच हो गया तब तो पूछना ही क्या है, उस दिन खेलने जाए। लेकिन अब इनको ये चीज समझाना वहां पर कंसल्टेशन में पूछ लिया जाएगा, बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा, यू विल कम टू नो कि अगला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी जान रहा कि नहीं। 95% लोग जानेंगे तो ये बात तब समझा दीजिएगा, और अगला नहीं जान रहा इन सबको तब मत समझाने जाइएगा, क्योंकि तब अगर ये चीज समझाने का प्रयास करेंगे तो उसके दिमाग में और शंका आ जाएगा, तब उसको सिर्फ वही दिन निकाल के दे दीजिएगा। क्योंकि आप तो हमेशा निकाल के देंगे नहीं कि भैया चंद्रमा आज आज यहाँ चल रहा है, या तो वो
अब पूछ ले 1 महीने भर में चंद्रमा कब कब उन राशियों पे रहेगा, भाई बुक कर ले, अगले 2-3 महीने का लिस्ट बनवा ले, आप उसको बेच दीजिए। तो या फिर उसको डेट बताइए या उसको समझा दीजिए। तो अच्छा दिन निकालना समझ में आ गया। बुरा दिन निकालना बता दें तुलिका त्रिपाठी जी। बुरा दिन भी ऐसे निकलेगा। बुरा दिन उस ग्रह से जो ग्रह कुंडली में खराब है, खराब जगह बैठा है, उसका दिन ले लीजिए और चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जाकर के देख लीजिए, जहां सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं, 4 से कम पॉइंट्स मिले हैं, जब उन राशियों पे चंद्रमा गोचर करेगा, और अगर वह दिन जो कुंडली में खराब ग्रह है उस दिन पर आ जाएगा तो ज्यादा खराब रहेगा। कोई दिक्कत? तो इनको ये अच्छा दिन बुरा दिन इस प्रकार से समझाना है। चंद्रमा से बहुत कुछ देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे इसी भिन्नाष्टक पे और बता देते हैं। ये जैसे चंद्रमा का भिन्नाष्टक है, चंद्रमा क्या है? मन का ग्रह है। मून इज अ प्लैनेट ऑफ मन, थॉट्स। प्रसन्नता होता है ना मन का, कारकत्व क्या है? प्रसन्नता, सुकून देना। चंद्रमा को जिन राशियों में कम पॉइंट्स मिले हैं, जैसे यहां पर लेंगे चंद्रमा मकर राशि, मकर में सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं, तो मकर राशि वाले लोग इनके मन को सुकून नहीं देंगे। मकर राशि के लोग इनके लिए लाभकारी नहीं होंगे। विशेष रूप से उस दिन, जिस दिन चंद्रमा मकर राशि पे रहे, उस दिन मकर राशि के लोगों से दूर रहें। आपने कभी कभी टीवी में सुना होगा, आज इस राशि के लोगों से बचें। बीवी से झगड़ा करने से किस दिन बचना है? आप अपनी कुंडली में चंद्रमा का भिन्नाष्टक देख लीजिएगा। जिस राशि में चंद्रमा को सबसे कम पॉइंट मिले हैं, अगर वही राशि पत्नी की है तो समझ जाइए उस दिन तो बिल्कुल बचना है। घर में पूरे दिन हेलमेट वगैरह लगा के रहेंगे, ग्लव्स वगैरह पहन के चलेंगे, ताकि कुछ फेंक वूक के मार दे तो लगे ना। समझ में आया? किस दिन किस राशि के व्यक्ति से बचना है और किस दिन किस राशि के व्यक्ति को गले लगाना है, ये यहां से पता चले। जैसे धनु राशि पे इनको 6 अंक मिले हैं चंद्रमा को, तो जिस दिन चंद्रमा धनु राशि पे हो, उस 2.25 दिन के लिए धनु राशि के लोग इनके लिए अच्छे रहेंगे। उनसे मिलना जुलना, सलाह लेना अच्छा फल करेगा। अब मान लीजिए चंद्रमा मकर पे गोचर कर रहा है और इनको मकर में कम मिला है, तो जब तक चंद्रमा मकर में है तो मकर राशि के व्यक्ति से सलाह परामर्श ना लें, सुबह उसका मुंह ना देखें, उसके साथ कोई डील ना करें। ऐसे बहुत सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप। अब इतना बता दिए, हिंट मिल गया तो और दिमाग में उपज अपने आप आ जाएगा। अगले कुंडली पे चलेंगे। अगली कुंडली है, इनको ट्रेडिंग करते हुए 7-8 साल हो गया है शेयर मार्केट में। हाल फिलहाल का ही सवाल आया है कि हम 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आज तक ऐसा दिन नहीं देखे थे, अब बड़ा नुकसान हो गया। अब बड़ा नुकसान हो गया है, पिछले 7-8 वर्षों में नहीं हुआ है। हमको लगता है कि ये ट्रेडिंग अभी जल्दी शुरू किए होंगे कोरोना के बाद से, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार मार्केट इतना ज्यादा गिरा है ना। जो लोग स्टॉक मार्केट में वो समझ रहे होंगे, 2020 के बाद तो पहली बार मार्केट इतना गिर गया है लगातार। कितने दिन, 57-58 दिन से गिर रहा है। हम भी 2.5 लाख नुकसान करके बैठे हुए हैं। कल कुंडली में योग होने से थोड़े हो जाएगा। मार्केट का सेंटीमेंट जब होगा पॉजिटिव तभी होगा, ये नहीं है कि आपके लिए अलग निफ्टी खुल जाएगा। एक बार कमाए थे 2.5-3 लाख, तब से उसी में से गंवा दिए जो कमाए थे।
पिछली बार आए थे तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया था तो डर के छोड़ दिए थे, एक के महीने में भाग गए थे। लेकिन इस बार आए तो आपकी सोच क्या है, आपकी नहीं भागेंगे, आपकी भरपूर लॉस सहेंगे, नुकसान सहेंगे। क्योंकि जब तक नुकसान नहीं सहेंगे तब तक सीखेंगे नहीं कोई चीज। सीखने में हमेशा लॉस होता है, समय जाता है, पैसा जाता है, दिमाग खर्च होता है, तनाव होता है। टाइम किसी चीज को दिए हैं तब बाद में वही चीज लाभ देती है। आपकी टाइम दे रहे हैं। लगाए थे, 30 लाख लगाए हैं और 27.5 लाख हो गया है। रजनीश जी, रजनीश जी भी लगाते हैं पैसा, ये तो निकाल लेते हैं, कमा लेते हैं। मार्केट गिर रहा था तो फिलहाल कोई नहीं कमा पाया। अनुराग जी कमा लेते हैं, अनुराग जी लगा के भूल जाते हैं ना, वो नहीं टच करते हैं, लेकिन हम बेचने लगते हैं जब नुकसान होता है। अनुराग जी निकाल, एलआईसी में उनको नुकसान हुआ था, 3 साल तक लेके बैठे हुए थे, नहीं बेचे। आईपीओ के टाइम ले लिए थे, गिर गया था, अब जाके बेचे हैं। प्रॉफिट लेके ही निकलते हैं वो। और हम अभी टेस्टिंग करते हैं कि थोड़ा थोड़ा नुकसान सह के देखें, टेस्टिंग कर करके। आप उनके द्वारा कीजिए, कुछ नहीं, हम अपने द्वारा ही करेंगे। उनको देखिए, यह है कि वो लॉस नहीं सह सकते हैं। अगर वो लॉस सहेंगे एक दो बार तो उनकी पूंजी खत्म हो जाएगी। वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे नक्षत्र तक में जोड़ेंगे, ट्रेडिंग का भी जोड़ेंगे, बनाएंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी भी। दीपा जी, दीपा जी के पास बहुत पैसा है, 10-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका लिया जाएगा। तो इनको ट्रेडिंग में फिलहाल लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो बोले मुख्य रूप से इसी साल से इनको ज्यादा लॉस हो रहा है, पहले लॉस नहीं होता था। आ जाते हैं पहले शेयर मार्केट के लिए, हम जिन योगों को देखते हैं उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि व्यक्ति समय और टाइम देगा तो क्या लाभ पाएगा। एक तो होता है कि समय भी देगा, टाइम भी देगा, लेकिन लाभ नहीं पाएगा। एक है समय टाइम देने के बाद लाभ मिल जाएगा। फिफ्थ हाउस को देखेंगे, फिफ्थ हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न बैठे हुए हैं। फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है मरकरी है, 10th में बैठा है, कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस जो है ये पीड़ित नहीं है। और बुध भी ठीक है, हाँ मंगल के साथ है, शत्रु के साथ है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बुध कारक ग्रह है, दसम में 10th में बैठा है, तो अपना प्रभुत्व तो रखेगा ही रखेगा। गड़बड़ी है, चंद्रमा नीच का है। यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा नीच में आ रहा है, तो चंद्रमा को थोड़ा सा इन्हें सही करके रखना चाहिए। चंद्रमा कुंडली में स्वामी तीसरे भाव का, अच्छा राहु की दृष्टि में भी आ गया। चंद्रमा जो है राहु की दृष्टि में भी है, नीच का भी है और शुक्ल पक्ष का नहीं है। करंटली ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ी में क्या चीज हो सकता है? खराब ग्रह की दशा हो सकती है। दशा किसकी चल रही है? शुक्र में गुरु की, फरवरी 24 से। उन्होंने ये भी कहा जब से ये दशा आई है तब से नुकसान हो रहा है। जब से ये दशा आई है तब से नुकसान हो रहा है, ये उन्होंने खुद कहा है। यानी गुरु में शुक्र, शुक्र वृषभ लगन के लिए मारक है। शुक्र का लगन है और शुक्र के लिए गुरु मारक होता है। दूसरी चीज, शुक्र और गुरु दोनों का डायरेक्शन अलग होता है। वो दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकते हैं। जो भी प्रबल शत्रु हैं, मंगल और शनि, सूर्य और शनि, शुक्र और गुरु, ये तो प्रबल शत्रु हैं, एक दूसरे के नेचर के अपोजिट हैं। मंगल उतावलापन है, जल्दबाजी है, और शनि क्या है? धीमापन है, दोनों अपोजिट। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है, दोनों अपोजिट। गुरु जो है ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, वैराग्य है, आध्यात्म है, और शुक्र भोग विलास लग्जरी है, दोनों अपोजिट। जब एक दो अपोजिट ग्रहों की दशा अंतरदशा होती है तो चीजें ऐसे खींचतान में ही चलती। कभी एक अप होगा, कभी एक अप होगा, कभी एक डाउन, एक। भाई दो विरोधी लोग एक रस्सी को खींचेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, तो कभी हम श्री देव जी को दो हाथ अपनी तरफ खींच लेंगे, कभी श्री देव जी हमें खींच लेंगे। फिलहाल गुरु मारक है, मारक का असर यहाँ पर आ गया है। गुरु इस कुंडली में
8वें और 11वें भाव का स्वामी है और लगन का शत्रु है। पंचम भाव में शेयर मार्केट जहां से देखते हैं वहां बैठा भी हुआ है और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है। नक्षत्र का फलादेश बिगड़ता नहीं है भैया। जब आप गुरु का नक्षत्र चंद्रमा का उठा के देखेंगे सारी कहानी क्लियर। एक तो जुपिटर इज नॉट अ बेनिफिशियल प्लैनेट फॉर दिस असेंडेंट। इस लगन के लिए बृहस्पति बलवान नहीं, नीच ग्रह के नक्षत्र में बैठा है तो बुरा करेगा कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय के लिए दिमाग में कील ठोक के याद करिएगा। जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड गड़बड़ है तो नक्षत्र लॉर्ड का उपाय करना है। बृहस्पति के उपाय से इनको लाभ नहीं होगा क्योंकि अंदर की सप्लाई बिगड़ी हुई है। बाहर से क्रीम लगाने से यहाँ सुंदर नहीं होगा क्योंकि अंदर से रक्त विकार है, ब्लड साफ करना पड़ेगा। चंद्रमा का उपाय इनका होगा। कारण यही समझ में आ गया। शुरू में चंद्रमा नीच था दिखा तो मैं शुरू में बोला ना कि चंद्रमा नीच है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा। तो यहाँ पर नजर डालने पे पता चला कि गुरु जिसकी अंतरदशा वह चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा का इनका उपाय होगा, गुरु का भी होगा, चूंकि मारक ग्रह है। फल तो यही दे रहा है, भले दिलवा चंद्रमा रहा है, नक्षत्र दिलवा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई नक्षत्र होती है। हम आप कैसे बने हैं, भ्रूण गर्भ में आया वही पहली इकाई थी, उसी से डेवलप होके हम आए हैं। जहां से भ्रूण बना था हमारा, जहां से हम डेवलप होना शुरू किए गर्भ में, वो चीज आज भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं होगी। वो पहला पॉइंट, वो हमारा क्या है, बेस पॉइंट है। ग्रह का पहला बेस नक्षत्र होता है, फिर उसके बाद राशि भाव वगैरह का नंबर आता है। तो जिसके नक्षत्र में बैठा है वह ग्रह उसे रूल करता है। नक्षत्र वाला फल आप देखेंगे कभी गलत नहीं होगा। चंद्रमा का उपाय करा देंगे, गुरु का करा देंगे, थोड़ा सा धीरज बधा देंगे, दशा तक बता देंगे, बीतने तक इंतजार करें। और गोचर भी देख लेंगे तो वृश्चिक राशि से गुरु का गोचर यहाँ पर है, गोचर तो गुरु का नहीं गड़बड़ है, शनि का चौथे में है। अच्छा एक चीज जानिएगा, जब भी चंद्रमा से चौथे या 8वें शनि आता है, एक तो 7.5 ही होती है, लेकिन जब भी चंद्रमा से चौथे 8वें शनि आता है तो मन को बेकार करता ही करता। मन मतलब थिंकिंग, सोचना, निर्णय लेना, उसको प्रभावित करता ही करता है, इम्पैक्ट डालता। तो शनि भी जब हट जाएगा तो और भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। राहु केतु का गोचर देखेंगे तो राहु केतु का गोचर तो ठीक दिख रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से जो है केतु छठे में पड़ेगा, चंद्रमा से लाभ में, राहु केतु के गोचर में परेशानी नहीं है। द मेजर काज इज मून which is double and Jupiter is in मून्स नक्षत्र। समझ में आया हिरन जी। उपाय यहाँ पर बृहस्पति का नहीं चंद्रमा का जाएगा, और जब आप यह कारण एक्सप्लेन करके बताएंगे ना तो वो बहुत प्रसन्न होगा। आपको फेवरिट एस्ट्रोलॉजर वाले बटन पे क्लिक करके ऐड करेगा, क्योंकि इतना लगभग सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी। हमारे आपके पास वही लोग आएंगे जो जानेंगे, क्योंकि बहुत फ्री वाली सर्विस नहीं है, डेटिंग साइट वाली सर्विस नहीं रहेगी। आ जाते हैं आखिरी कुंडली पर। इनका विवाह नहीं हुआ है, पूछ रहे हैं विवाह कब होगा। स्त्री की कुंडली है कि विवाह का टाइम बता दीजिए, व्हेन विल आई गेट मैरिड, मेरा विवाह कब होगा। आ जाइए विवाह के लिए देखते हैं। 7वें भाव का स्वामी ले लेंगे तुरंत। 7वें भाव को जो जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उन ग्रहों को नोट करिए। 7वें भाव का स्वामी शुक्र, और अगला 7वें भाव को देखने वाला ग्रह गुरु, और वो भी शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह अगर देख रहा बैठा है तो उसे भी नोट करेंगे। शुक्र के नक्षत्र में कोई बैठा हो तो उसे नोट करिए। भाई शुक्र सप्तमेश है, सप्तमेश के नक्षत्र में कोई ग्रह, सप्तमेश के नक्षत्र में कोई नहीं है। तब क्या नोट करेंगे, नौमांस का लग्न लॉर्ड देखिए, नौमांस का लग्न लॉर्ड खुद शुक्र है। लगन में कोई ग्रह बैठा नहीं है, ये 3 ग्रह मिले। अब विवाह में देरी क्यों हुई,
क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है 25 फरवरी 1988 है। February 25, 1988। हमसे भी एज में बड़े हैं, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ। यहाँ 2013 में ही कर लिए, बाली उमरिया में ही विवाह कर लिए। 25 फरवरी 1988, 10:40, 10:40 बजे AM, बुल्दाना, महाराष्ट्र। देखिए इनकी कुंडली में जो सातवें भाव का स्वामी है शुक्र, वही नवमांश के लगन का भी स्वामी है और 12 में बैठ गया है। यानी ये जो शुक्र 12 में गया है, ये लगन कुंडली के सेवंत का भी असर ले लिया है और नवमांश कुंडली के लगन का भी असर ले लिया है। तो इसलिए विलंब दिखाई दे रहा है। और मुझे विलंब में यहाँ एक कारण और दिख रहा है। एक कारण यह भी दिख रहा है कि इनकी कुछ चॉइस रही है किसी से विवाह करने की, और उसी चक्कर में भी देरी हुई है। किसी से विवाह करने की इच्छा रही है और उनसे विवाह नहीं हो पाया है, तो देरी का कारण वह भी है। अब आ जाइए दशा अंतरदशा पे। शुक्र गुरु शुक्र की अंतरदशा। शुक्र की अंतरदशा चल रही है अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 तक चलेगी। गुरु में शुक्र का अंतर चलेगा। और इस बीच नवंबर में अगले साल आ जाएगा बृहस्पति मिथुन राशि में, तो इनके यहाँ पर दृष्टि भी डाल देगा। तो इसी बीच में विवाह नवंबर के बाद, यानी ये दिसंबर 25 तक तो चलेगा ही, तो 2025 के लास्ट में विवाह की गुंजाइश इनकी है। 2025 के लास्ट में विवाह का योग बनेगा। शुक्र बैठा किस नक्षत्र में है? बुध के। क्योंकि शुक्र सप्तमेश है, तो नक्षत्र ये बुध के नक्षत्र में है और बुध दशम भाव में है। ठीक है, नक्षत्र तो गड़बड़ नहीं है। गुरु को देख लीजिए, पति का कारक है, मेष राशि में विष्णुमांस के आसपास है, लेकिन विष्णुमांस में है नहीं, थोड़ा सा आगे निकल गया है। तो ये गुरु शुक्र विष्णुमांस वगैरह में नहीं है, तो आने वाली इसी दशा में विवाह हो जाएगी। अब इनको लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, मार्क। विवाह के लिए जब भी आप इस प्रकार से देखें कि दशा आने वाली है या चल रही है, लेकिन एज अधिक हो गई है तब भी विवाह नहीं हुआ है, तो उपाय जरूर दे दीजिए। इसके पहले 2008 में आई थी, 2008 से 11 में दशा आई थी, तब भी विवाह की का उम्र हो गया था, 25-26 साल की उम्र तब भी थी। अब इधर इसमें हो जाएगा जाते जाते, लेकिन उपाय दे देना है। उपाय क्या देना है? शुक्र 12 में जाकर के थोड़ा पीड़ित हो रहा है, लिखिएगा विवाह के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष। अब जैसे शुक्र अच्छे भाव का स्वामी होता, अच्छी जगह होता, तो वो ओपल बता देते। सातवें भाव का स्वामी अच्छा होता तब ओपल पहना देते। लेकिन ये 12th में गया है, तो स्टोन दे नहीं सकते, लगन का मित्र भी नहीं है, प्रबल मारक है। तो विवाह के केस में जब स्टोन ना रिकमेंड किया जा सके, ऐसे लिखिएगा, विवाह के लेट मैरिज के मामले में जब रत्न का, विवाह के मामले में जब रत्न का सुझाव ना हो, सुझाव ना हो, ना बने, ना दिया जा सके, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष बताना है। सेकेंडली, अगर बाधा और बड़ी है, अगला व्यक्ति कराने के लिए तैयार है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ भगवती मातंगी का 1.25 लाख मंत्र जाप, विवाह के संकल्प के साथ। भगवती मातंगी का 1.25 लाख मंत्र जाप। अगला, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। बहुत बार होता है, एक मांगलिक हो गया, एक मांगलिक नहीं है और विवाह हो गया। ऐसी स्थितियों में दाम्पत्य जीवन में परेशानी के लिए भी मातंगी का जप किया जाता है। तो ये आज के लिए आप लोगों का क्लास, उम्मीद है समझ में आया होगा। हम ज्यादा थक गए आज, हमारा सिर दर्द करने लगा बोलते बोलते। मई से जून के महीने में शादी होगी, राजीव शर्मा जी कह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, हम लोग चलेंगे मिठाई खाने इनके यहाँ।
रजनीश जी का की भी आंख दर्द होने लगी, वो भी आंख मल रहे हैं। चलिए, जाइए आराम करिए, फिर मिलेंगे कल। वो जो चंद्रमा का बताया हूँ, और हाँ, एक सवाल और था, व्हाट्सएप पे आया था, आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था, सवाल अच्छा था। उन्होंने पूछा था कि अगर भिंडी की सब्जी बनाए तो नमक कितना डालना है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, देखते हैं कितना चम्मच से काम चलेगा। दीपाली, महाराष्ट्र। इन्होंने कहा कि ऐसा सवाल आए कि जैसे इंटरव्यू चल रहा है, नौकरी के लिए इंटरव्यू की बात चल रही है, तो इसमें से वह व्यक्ति पूछ रहा है कि किस कंपनी में मेरा होगा, या ये पूछें कि कौन सी कंपनी मेरे लिए ठीक रहेगी, किसमें मैं ज्यादा इफर्ट लगाऊं। दो जगह बात हो रहा है, एक बात हो रही है गोरेगांव में, और एक हो रहा है बात, मान लीजिए नौकरी के लिए वो क्या है, अंधेरी। अंधेरी में दो जगह बात हो रही है मुंबई में, ठीक, इनके लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी। नौकरी इंटरव्यू है आजकल, पास होंगे कि नहीं, सेलेक्ट होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, इसके लिए तुरंत बनाना है प्रश्न कुंडली। लिखिए, हाँ या ना वाले जवाब के लिए तुरंत बनाना है आपको प्रश्न कुंडली। कुंडली भी उनकी ले लीजिए, दशा वशा देख लेंगे, अनुकूल प्रतिकूल। लेकिन उनका पहला सवाल आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो पूछे क्या है। गुरु जी, ये एक इंटरव्यू अंधेरी में देना है, उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कि बांद्रा में हो जाएगा। तो पहला जो पूछे हैं उसी आधार पे बनेगा। चर लगन आ गया है, लग्नेश ठीक है, तो हो जाएगा। स्थिर लगन मतलब प्रश्न के समय जो स्थिति रही है वही रहेगी। चर मतलब वह चीज बदलेगी, चलायमान होगी। तो चर लगन में अगर प्रश्न है तो नौकरी मिल जाएगी। अब दूसरा सवाल मुख्य है, प्रश्न कुंडली से जवाब देना है आपको, सिलेक्शन होगा कि नहीं, हाँ या ना, वहां से पता चलेगा। दूसरा, व्यक्ति ने दो तीन स्थानों के नाम बताए, कौन सा स्थान अच्छा है, विच प्लेस इज गुड। अगर उन्होंने डीओबी दिया है, कुंडली बनी है, कुंडली बना लीजिए। जिन स्थानों का नाम दिए हैं उन स्थानों की राशि जान लीजिए। हर नाम से राशि बनती है, गूगल पे करिएगा नाम और राशि। हाँ, अक्षर से मेष राशि, रा से तुला राशि, हर नाम से एक राशि बनती है। जिन स्थानों का नाम उन्होंने दिया है उससे कौन सी राशि बनी ललिता जी, यह नोट करिए। और जो राशि बनी है दो तीन स्थानों में, उसमें से जो लगन की मित्र हो, वह स्थान इनके लिए चुनाव करना ठीक रहेगा। जैसे अजमेर हो गया, तो अजमेर से कौन सी राशि, मेष राशि। तो अगर इनके अजमेर से मेष राशि बनी, लगन में ऐसी राशि हो जो मेष की मित्र हो, तो उनके लिए वह स्थान ठीक है। या चौथे भाव की राशि हो गई हो तो भी ठीक है। तो इस पे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्थान वगैरह कैसे देखें ये सब हम बता रहे हैं ना, लेकिन आप लोग 5 दिन बाद भूल जाएंगे। यू विल फॉरगेट दीज थिंग्स इन 5 डेज, ये तो सेलेक्ट करने वाली बात हुई थी। हम्म? हाँ, ये सवाल अगर स्वाति जी कह रही हैं कि किसमें होगा, दो नौकरी में से किसमें होगा, ये सवाल का जवाब हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, और हम आपको 1 मिनट का मौका दे रहे हैं। दो नौकरी उन्होंने बताया, दोनों में से किसमें होने का चांस है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। प्रश्न कुंडली आपने बना लिया, नौकरी मिलेगी कि नहीं, हाँ ना में पता चल जाएगा, लेकिन दोनों में से किसमें होगा, उसका जवाब कैसे देंगे। अभी जो दूसरा समझाया हूं ना, उसी में इसका जवाब है, दोनों कवर किया लेकिन उतना एक्सप्लेन नहीं किया।
इकबाल जी शाबाश। दोनों कंपनी के नाम की राशि निकालेंगे और प्रश्न कुंडली के लगन से मैच कर देंगे कि दोनों कंपनी में से कौन से कंपनी का नाम राशि जो है इनके लगन के लिए मित्र है या कंठ भाव की राशि है। ठीक है, वही चीज है। इतना सोचना सीख लीजिए, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचे व्यक्ति ने पूछा दो कंपनी है कौन से में सिलेक्शन होगा। दोनों अगर अच्छा आ गया, लगन का मित्र आ गया, दोनों में से किसी में भी हो जाएगा, या हो सकता है दोनों में ऑफर आ जाए, व्यक्ति के ऊपर छूट जाए कौन सा ज्वाइन करेगा। दोनों जगह से ऑफर आ गया, भैया आइए हमारे 5,000 देंगे, अगला बोला हम भी 5100 देंगे अगले के ऊपर। ठीक है, इस तरीके ये यूनिक फार्मूला है। आज आप लोगों को कुछ बहुत यूनिक फार्मूलाज मिले हैं, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़िएगा, जाइए, आराम फरमाइए, फिर मिलेंगे कल। ठीक, धन्यवाद।